हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जनवरी 2017 में आए पेपर 1 का सेट W जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को कवर करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद अ व्यू to explore the possibility of their enhanced participation in school programs. This endeavor may be related to which type of research? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने जो कॉलेज में जो प्रोग्राम होते हैं उसमें शिक्षकों और जो छात्रों का प्रतिभाग है उसको अभिव्यक्त करने की संभावना का मतलब उसको बढ़ाने के लिए जो संभावना है कि किस तरीके से उनके प्रतिभाग को उन प्रोग्रामों में बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए उनके साथ एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू टाइप का कैजुअल इंटरव्यू आयोजित किया। तो ये जो रिसर्च वो प्रिंसिपल कर रहे हैं वो किस टाइप की रिसर्च कैटेगरी में आएगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च में क्या होता है कि हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन जैसे जो चीज़ पहले हो चुकी है उन तथ्यों को देख के फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि वो किस लेवल तक आगे बढ़ा है। कुछ इस टाइप से हमारी रिसर्च इवैल्यूएशन रिसर्च के अंतर्गत आती है। इसका जो डिटेल वीडियो है वो हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इवैल्यूएशन रिसर्च और टाइप ऑफ रिसर्च पे। सेकेंड है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च जो होती है मौलिक अनुसंधान कहा जाता है। बेसिकली साइंस स्ट्रीम में इनका यूज़ किया जाता है कुछ फंडामेंटल कुछ मूल चीज़ों को खोज के लिए। एक्शन रिसर्च जैसे कि पहले भी बताया था, इसमें क्या होता है कि कुछ हम जो एक्शन हमें लेना है उसके लिए हम चीज़ों को खोजते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा कौन सा एक्शन लिया जाए जिससे कि उसमें सुधार किया जा सके। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, जो पहले से हमारे पास कुछ थ्योरीज होती हैं उनको हम अप्लाई करके अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, या फिर किसी रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं उनको कहीं पर अप्लाई किया जा सके, वो हमारी अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में टीचर क्या कर रहा है, जो प्रिंसिपल है वो एक जो फॉर्मेट चला रहा है कि कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं या ज़्यादा टीचर या कम टीचर पार्टिसिपेट करते हैं, वो उसका रीज़न पता कर रहा है कि अगर कम पार्टिसिपेशन है टीचर्स और बच्चों का तो क्यों है। अब उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है वो ये भी यहाँ पर पता कर रहा है। तो उसके लिए जो क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च है वो हमारा आंसर यहाँ पे ठीक होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो एक छोटे लेवल पर इस काम को कर रहा है। बेसिकली एक्शन रिसर्च एक बहुत ही छोटे लेवल पर किया गया काम है। छोटे लेवल माने स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल या क्लासरूम लेवल पर जो रिसर्च की जाती है टीचर या प्रिंसिपल के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर या प्रिंसिपल जो भी इस रिसर्च को कर रहा है वो पहले तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है, उसके बाद में उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को ढूंढा जाता है। पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढने के बाद में उनको अप्लाई करके देखा जाता है और फाइनली एक जो बेस्ट सॉल्यूशन है उस तक पहुंच के फिर उसको फ्यूचर में उस सॉल्यूशन को वहाँ पर क्रियान्वित किया जाता है जिससे कि उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 2, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अब देखिए अभी क्वेश्चन था एक्शन रिसर्च का फर्स्ट में, तो वहाँ पर भी हमने बताया कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं एक्शन रिसर्च के। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है 2 करेक्ट। सबसे पहले हम प्लान बनाएंगे किसी भी योजना का, मतलब पहले तो हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम वाला जो स्टेप है वो उन्होंने नहीं दिया है, तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद में हम उसको दूर करने का एक प्लान या योजना बनाते हैं। किसी भी रिसर्च का फर्स्ट पार्ट हमेशा प्लान ही होता है, उसके बाद में हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। अब वहाँ पे वो प्रिंसिपल क्या करेगा, प्लान बनाएगा कि हमें क्या करना है। उन्हें साक्षात्कार जो इंटरव्यू था उसको लेने का सोचा। अब उसके बाद में वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा कि सभी बच्चों और टीचर्स के साथ में बैठ के इंटरव्यू लेगा, जो उसका प्लान था उसको क्रियान्वित करेगा। अब बाद में इंटरव्यू के रिजल्ट्स के आधार पर वो ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी कि क्या क्या उनके जो व्यूज़ थे वो लेगा कि बच्चे क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते या टीचर्स क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर उन व्यूज़ से जो उसका फाइनल ऑब्जर्वेशन होगा उसको वो रिफ्लेक्ट करते हुए फाइनल अपना जो योजना का रिजल्ट रहा, एक्शन रिसर्च का जो उसका कंक्लूजन रहा कि हाँ इस रीज़न की वजह से टीचर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और हमें ऐसा कुछ ऐड कर देना चाहिए जिससे कि इन लोग का पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ जाए, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। माने
उसको हम यहाँ पर प्लान आउट, मतलब लास्ट में इसका एक जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन 2 है, प्लान करना, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। विच सिक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिक्वेंसेस दे रखे हैं रिसर्च के, तो इसमें जो कौन सा सिक्वेंस है जो करेक्ट होगा। अब देखिए, पहले तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट अगर कट देखा जाए किसी भी सिक्वेंस को देखने के लिए, तो रिसर्च का सिक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं कहीं पर भी, और सबसे लास्ट स्टेप हमारा कंक्लूजन रहता है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, तो यानी कि दिस वन इज़ करेक्ट, एंड लास्ट एंड कंक्लूजन। तो अभी हम इसको अपने पास में रख सकते हैं कि यह ऑप्शन सही होगा। सेकेंड है डेवलपमेंटल ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, और इसका लास्ट है डेटा कलेक्शन। क्या हम लास्ट में केवल डेटा कलेक्शन करके रह जाएंगे? नहीं, हमें कंक्लूजन देना ज़रूरी होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ये हम एलिमिनेशन मेथड दिखा रहे हैं कि अगर हमें कोई चीज़ को प्रॉपर नहीं आता है तो उस केस में हम कैसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, तो ये करेक्ट है, और इसका जो लास्ट है वो भी हमारे पास है कंक्लूजन। तो हमारे पास 2 ऑप्शन अभी तक ठीक आ गए, थर्ड में प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, पर लास्ट में रिसर्च एविडेंस है। किस चीज़? इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च एविडेंस। जो हमारे पास एविडेंस थे उनका इंटरप्रिटेशन करने से कुछ इतना हमें फ़ायदा नहीं होता है। कलेक्शन लास्ट में हो गया, पर यहाँ पर हमारे जो फाइंडिंग्स हैं उनका हमें कंक्लूजन देना होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत है। अब देखिए, इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं सेकंड और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड में, कि यहाँ पर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन था, एनालिसिस करना था उसके बाद में। अब एनालिसिस किस चीज़ का करेंगे? हमारे पास डेटा तो था ही नहीं। अच्छा चलिए, उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, इन्होंने रिसर्च डिज़ाइन को बनाने से पहले ही यहाँ पे एनालिसिस रख दिया। हाइपोथेसिस हमारी बाद में आई, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, क्योंकि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करेंगे सबसे पहले, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, हम जो भी प्रॉब्लम थी उसमें परिकल्पना बनाएंगे कि इसको, जैसे कि हमने कोई मेथड से पढ़ा रहे हैं दो ग्रुप्स को, तो हम बताएंगे कि जो फर्स्ट मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, सेकंड मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है। इस टाइप के कुछ भी हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे कि अभी रिसर्च कैसे की जाए, फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे उसके बाद, और फिर अपनी जो जनरलाइजेशन है और कंक्लूजन वो देंगे। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, सबसे पहले किसी भी रिसर्च में हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, अपनी परिकल्पनाओं को बनाते हैं, उसके बाद में हम उसका रिसर्च डिज़ाइन, जो शोध की हमारी क्रिया वो है डिज़ाइन है, उसको बनाते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं अलग अलग जगहों से, उसके बाद में हम उसको एनालिसिस करते हैं और फॉर्मुलेशन करते हैं अपने जनरलाइजेशन को। आफ्टर दैट हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस रिसर्च का हमारा पूरा कंक्लूजन क्या है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो यहाँ पर था ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4, बिलो आर गिवन 2 सेट्स रिसर्च मेथड सेट 1 एंड डेटा कलेक्शन टूल सेट 2। मैच द 2 सेट्स एंड इंडिकेट योर आंसर बाय सेलेक्ट द करेक्ट कोड। यहाँ हमारे पास सेट 1 में रिसर्च मेथड दे रखे हैं एंड सेट 2 में हमें डेटा कलेक्शन के टूल्स दे रखे हैं, और हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए मैचिंग करके। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम इन सभी टूल्स का यूज़ करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अभी हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को साइड में रख देते हैं। सेकेंड है ऑप्शन यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, हम यहाँ पर लास्ट से शुरू करते हैं। लास्ट है हमारा हिस्टोरिकल मेथड या ऐतिहासिक विधि। अब हिस्टोरिकल मेथड है, हमें हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी चाहिए, हम क्वेश्चन ये भरवाएंगे वहाँ के जो इतिहास में जो पहले लोग थे उनसे जाके, नॉट पॉसिबल। कोई और टेस्ट भी हम वहाँ नहीं ले सकते। इस केस में हम केवल क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज को यूज़ करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे इंटरव्यूज़ लेके, या फिर जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, उस समय की बुक्स लिखी गई उनमें से पढ़कर, तो ऐसे करके हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो डी का ऑप्शन है वो होना चाहिए 1। तो ऐसे हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर डी के लिए, ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन 4 में। अब है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में हम केवल अलग अलग लोगों से या ग्रुप ऑफ पीपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए
बेसिकली हमें क्वेश्चनियर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हमें बताना है कि कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप या फेसबुक के एडिक्ट हैं, तो हम उन लोगों से जानकारी लेंगे। केवल कोई स्टैंडर्डाइज ऐसा टेस्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, केवल इन्फॉर्मेशन लेंगे अलग अलग तरीके से कि लोग कितने टाइम तक व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करते हैं, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया इस चीज़ का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सी का ऑप्शन है वो होना चाहिए सेकंड करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सी के लिए सेकंड कोई नहीं है, तो अगर हमें टाइम अपना सेव करना है और हमें और कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, तो हम इसका ऑप्शन 2 भी करेक्ट अभी भी लगा सकते हैं, पर फिर भी हम आगे इसको समझते हैं। ऑप्शन बी है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में क्या होता है, हम किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते हैं वहाँ पर फिर भी किसी वेरिएबल के अकर होने से पहले और अकर होने के बाद, या जहाँ पर वो है ही नहीं वेरिएबल उसका इफेक्ट, और जहाँ पर वो वेरिएबल का इफेक्ट लोगों पर पड़ रहा है, उन लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हम किसी प्रकार का कोई कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ। एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट लगेगा, तो इसलिए जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन 2। क्वेश्चन 5, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स में बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। इनमें से जो रिसर्च एथिक्स का जो मुद्दा है, शोध नैतिकता का, वो किन चारों में से ऐसा है जो बहुत अहम या संगत माना जाएगा। फर्स्ट है एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन। जब हम रिसर्च की प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं और फॉर्मुलेट कर रहे हैं तभी नो। यहाँ पर हम कोई पुरानी रिसर्च भी दे सकते हैं, उसको भी नई तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर रिसर्च एथिक्स का कोई केस नहीं होगा। एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, डिफाइनिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च में रिसर्च एथिक्स नहीं आएगा, वहाँ पर हमारी जो एरर्स होती हैं स्टैटिस्टिकल एरर्स, उसका ये केस बनेगा। थर्ड है एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, एंड फोर्थ है एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन है जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, पर देखिए हमारी फाइंडिंग्स जो है वो किस पर डिपेंड करती हैं, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन तो हम दे नहीं सकते, दोनों ऑप्शन में थर्ड एंड फोर्थ में हमारा आंसर ही सही आएगा, परंतु क्योंकि डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन हमारा अहम है, अगर हमने यहीं पर कुछ मैनिपुलेशंस कर दिए अपनी स्टडी में, तो ये एक रिसर्च एथिक्स का जो मुद्दा है वो बन जाएगा। पर अगर डेटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन सही है और हम सही फाइंडिंग्स देंगे तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, कि एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन जो मुद्दा बनेगा रिसर्च एथिक्स का, वो हमारे ऑप्शन थर्ड यानी कि डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन के टाइम पर बनेगा। क्वेश्चन 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। इन चारों में से जब हम रिपोर्टिंग के टाइम पे जो फॉर्मेट देते हैं वो नॉर्मली प्रिस्क्राइब माने औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। देखिए कॉन्फ्रेंस एंड रिसर्चेज में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चेज में क्या होता है, उनके खुद के अपने अपने कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ में उनके फॉर्मेट बनाए जाते हैं। सिम्पोजिया में ऐसा सच कोई फॉर्मेट होता नहीं है। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स में भी कोई भी इतना स्पेसिफिक हमें फॉर्मेट नहीं दे रखा होता, वहाँ पर हम थोड़े से फ्री रहते हैं फॉर्मेट को सेलेक्ट करने के टाइम पर। बट जो फर्स्ट है हमारा डॉक्टरल लेवल थीसिस में, वहाँ पर जो ऑप्शन है हमको फ्रीडम देने का, वो इस लेवल पे बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ हमारे को फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट दे रखा होता है कि इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें अपनी थीसिस को सबमिट करना है, नहीं तो वो मानी नहीं जाएगी या सबमिट नहीं होगी। तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो 1 करेक्ट होगा कि डॉक्टरल लेवल थीसिस पे या पीएचडी थीसिस भी हम इसको कह सकते हैं, वहाँ पे जो रिपोर्टिंग का जो फॉर्मेट होता है वो पहले से प्रिस्क्राइब होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है। एंड इसी के आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जो कि इसके आगे के क्वेश्चंस की होगी। थैंक यू।